बात कर लेते हैं हैदराबाद की सियासत की, जिसमें आजकल भड़काऊ चुनाव प्रचार की होड़ है। एक तरफ हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को काटते रहो वाला वीडियो वायरल है, तो वहीं उनके सामने चुनाव लड़ रही बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता के एक वीडियो ने सियासत गरमा दी है। रामनवमी के दिन रामबाण वाले वीडियो पर ओवैसी ने हमला बोला है, तो माधवी ने सफाई भी दी है। पूरी खबर आपको तफसील से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर ओवैसी के वीडियो की। बड़ी खबर आपको बता दें, हैदराबाद में ओवैसी का चुनाव प्रचार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान बीफ शॉप पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा, रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। ओवैसी ने बीफ शॉप पर कहा, काटते रहो। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर माधवी लता का रामनवमी वाला वो वीडियो है जो अभी आप देख रहे थे। दूसरी तस्वीर ओवैसी की है जो माधवी लता के वीडियो पर भड़के हुए हैं। हालांकि माधवी लता ने अपनी वीडियो पर सफाई भी दी है और ओवैसी के इंटेंशन पर ही सवाल भी खड़े किए। आपको बता दें कि ओवैसी ने कैसे माधवी लता के एक्शन पर निशाना साधा है। ओवैसी ने पूछा, बीजेपी RSS का ये कैसा संदेश, हैदराबाद की शांति खत्म करने की साजिश। ओवैसी की ओर से कहा गया, हैदराबाद के लोगों ने इनका इरादा देख लिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी भी अब हमलावर है और लगातार कुछ इसी तरीके से प्रहार उनकी तरफ से भी किया जा रहा है कि हैदराबाद के लोगों ने इनका इरादा देख लिया है, हैदराबाद की शांति खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको किस तरीके से हैदराबाद की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। इसको लेकर वार पलटवार भी जारी है एक दूसरे पर। ओवैसी बीजेपी हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। और ये जो हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है। तो इधर माधवी लता ने वायरल वीडियो पर सफाई भी दी है। रामनवमी पर भगवान राम की रामबाण से पूजा, ये माधवी लता ने कहा है। मस्जिद कहां से आ गया? ओवैसी भड़काऊ भाषण देने में माहिर हैं। तो जूम करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को रामबाण से मानते हैं। रामबाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है, हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना, तसल्ली नहीं मिली इनको। तो देखा आपने, हैदराबाद का सियासी पारा गर्म है। इस बार ओवैसी को माधवी लता जोरदार टक्कर दे रही हैं। हमारी सहयोगी सुमेरा खान ने ओवैसी और माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं माधवी लता ओवैसी की जुबानी जंग। माधवी लता जी सामने हैं आपके, माधवी लता जी को लेकर कोई नहीं, मेरे सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। अच्छा, मैं आप इधर थोड़ा मेरी इतना भी डिमीन मेरे सामने नहीं ठीक है, मगर हमारा मुकाबला अमित शाह नरेंद्र मोदी से है और कांग्रेस के नेताओं से है, सबसे है। तो 4 जून के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपका? 4 जून को क्या है, क्या होगा? संख्या को लेकर 370 400 तक पहुंचेगा आंकड़ा? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं हाथ देखकर बता नहीं सकता। मेरे हाथ में जो मेहनत करने का तरीका है, मेरे हाथ में ताकत है, वो करूंगा मैं। ये तो देश की जनता तय करेगी। अभी तो चुनाव शुरू होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एक ही बात कहा प्रधानमंत्री जी से, मोदी भाई अब की बार हैदराबाद हमारा है। आपने उनके सामने भी कहा और ये आप लगातार दावा भी कर रही हैं और आप वोट भी बता रही हैं। आप ये बता रही हैं कि 1.5 लाख वोटों से जीतने वाली हैं आप। हाँ जी। तो ये जमीनी स्तर पर ऐसा होगा या ये विश्वास है आपका कि आप ऐसा कर पाएंगे? जमीनी स्तर पर ही होगा, क्योंकि ऐसा बहुत 48% महिला वोट से पूरे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ऐसा एक भी महिला नहीं है जिसका फायदा AIMIM से हुआ हो। ऐसा एक भी महिला नहीं है जिसके साथ यहाँ का कोई भी राज्य का प्रशासन ने ठहरा हो। हर वक्त क्यों स्त्री ही टारगेट हो जाती है?
महिला को ही टारगेट क्यों किया जाता है? मैं उतना कि मैं भी बताती हूँ। उन सारे अनपढ़ महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बताया जाता है कि आप जब मतदान देने जाते हो, वोट देने जाते हो, हमारे पास एक मोबाइल रहता है, हमको पता चल जाता है आप किसको वोट दे रहे हो। जमीनी स्तर पर ऐसा बोला जाता है उन लोगों ने। एक एक करके माधवी लता जो आरोप लगा रही हैं, 2-3 आरोपों का मैं चाहूंगी कि आप जरूर जवाब दें। वो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं आप पर। एक कह रही हैं कि गरीबों का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं गरीबी में पली हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैगुआर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, महल में वो रहते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे? ऐसा है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मालूम। डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता मुसलमान को, बैकवर्ड क्लास को और एसटी को। जो बड़े लोग होते हैं जिनको क्या बोलते तेलुगु में, पेद्दलू बोलते हैं, दुर्रा बोलते, दुर्रलू पेद्दलू, उनको क्या मालूम होता डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन तो गरीबों को मालूम होता। हम इन जीते इनके साथ, मरते इनके, दुर्रलू है, पेद्दलू, उनको क्या मालूम? अब रहा सवाल कि भाई मैं कोई चमन में चलकर तो सियासत नहीं की अब तक। मैं कई मरतबा जेल जा चुका हूँ, मुझ पर पुलिस ने हमला किया, मेरी गाड़ी पर गोलियाँ चली, तो ये सब हम देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। अब बोले जा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी पे पर्सनल अटैक करने का कायल नहीं हूँ, मगर हद तो ये हो गई कि मुझे कहा गया कि आईसिस का मैं एजेंट हूँ। मैंने जो भारत की यूएपीए के शेड्यूल में उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे आईसिस से जोड़ रहे हैं। अरे हमने ही तो आईसिस के ख़िलाफ़ यहाँ पर कई मीटिंग्स किए। आईसिस ने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो जारी किया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकलवाया वीडियो को, कहा गया कि ओवैसी तागूत है, तागूत का एजेंट है। तो अब अगर कोई बोलता है तो लोग देख रहे हैं, उनके बोलने को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या है उर्दू का शेर के बके जा रहा हूँ जुनू में, क्या क्या खुदा ही जाने, खुदा ही खैर करे, तो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं कौन से आइवरी टावर में रहती हूँ वो बाद में बताऊंगी उस मुद्दे के बारे में। तो ये साहब भी स्वयं एक किराए के घर में तो रहते ना, किराए के घर में रहने वाले असद जी आज 7 एकड़ के इतने बड़े मंजिल में कैसे आ गए उन्हें? तो किराए के घर से इतने पैसे कहाँ से आ गए उनके पास? जहाँ तक मुझे याद है असद जी तो कोई लॉयर का प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, कोई पैसे नहीं कमाए। वैसे कमाए तो उनके दादाजी भी तो कमाना चाहिए था ना, तो फिर वो किराए के घर में थे ना ये लोग उस वक्त। तो किराए के घर से 7 एकड़ का जमीन कैसा आ गया उनको? वहाँ पे इतना बड़ा मुसलमानों का अंबानी जी कैसा बन गए इन्हों? तो पसमंदों के पसमंदी क्यों रह गए ये लोग? 40 सालों में कोई पसमंदा रह जाता है क्या? तो इसका मतलब है और 40 साल भी असदुद्दीन जी यहाँ पे राज करे ना, तब भी पसमंदा ही रह जाता है। अगर 10 साल में मोदी जी इतना तरक्की देश भर में दिखा सकते हैं, तो 40 साल वहीं पे रहकर एमपी बनकर असद जी क्यों तरक्की नहीं दिखा पाई है? ये बताइए तो सही। ये तो बहुत बड़ी बात है मुझे समझने में, क्योंकि उनके इतनी तो शायद मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, फिर भी कितना भी मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने दीजिए। अब ये तो और बड़ी होगी। अभी दूसरी बात बताती हूँ, मैं शादी करी और एक नॉर्मल मिडिल क्लास गरीब घर से मैं एक अमीर घर में गई, तो क्या आप भी से शादी कर पैसे ला लिए क्या? कहाँ से ला लिए तो फिर आप पैसे? मेरा तो आइवरी महल का रीजन है, EWSH के घर से आइवरी महल में गई क्योंकि शादी करी, मैं शादी हुआ। आपको कैसा आया भाई? आप मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? आप मुझसे मुकाबला करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी काबिल है, पीजी कर रही है मेडिसिन में, उसमें आपके गायनाकोलॉजी में पीजी कर रही है। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जिसको बेटी मिलती हम लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते। तो अब मैं कर रहा हूँ, अब उसमें आपको मेरे घर पे जाना, मैं अगर कुछ बोलना शुरू करूँ उनके बारे में, बहुत बोल सकता हूँ मैं, मगर जो भी कर रहा हूँ उन सामने है। मगर कम से कम मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं मिला, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हैदराबाद जो है ना सेंटर इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबको मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड। बीजेपी को 50 करोड़ का मिला, 5 करोड़ का गोश्त की कंपनी दी, हमको नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? अरे हमको नहीं मिल, वही तो हम बोल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला? ये लोग सब बिक गए, हम नहीं बिके। बिकने वालों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है ना, जो नहीं बिकता है, खड़ा हुआ है गरीबों में, मजलूम में, तो आपको फिक्र ही नहीं है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान कौन सुनाएगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान भी तो हम अब बोलेंगे जनता में जाकर कि 6000 करोड़ के करीब बीजेपी को मिले, 1400 करोड़ करीब कांग्रेस को मिले, टीआरएस को मिले। अरे
उर्दू में कहावत हैदराबादी दखनी ठेठ लहजे में कि चोरा चोरा मिलके गाँव बांट लिए, हमारे को लॉलीपॉप भी नहीं मिला। मैं ये पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रही हूँ। जिस इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं अपने आप को, तो क्या उसी इस्लाम के रूल्स को ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब ये कहते हैं उस्मानी बिस्किट्स पर, ईरानी चाय पर पसमंदों को शादी करने के लिए जब ये सलाह मशवरा देते हैं, तो क्या ये पब्लिक की बात नहीं हुई? ये तो वो सलाह गलत है, क्या कम खर्चा करके शादी नहीं करनी चाहिए? तो सही बात है ना ये? तो जब ये सही बात है तो उनके बेटे के लिए ये बात सही बात क्यों नहीं हुई है?